Dear students, welcome back. 3 years past year paper analysis on Indian political thought 1. मेरे 5वें सेमेस्टर के उन स्टूडेंट के लिए जो दो चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक साथ तो उनकी 5th सेमेस्टर की एग्जाम है और इस बार अजीब हुई है कि CUET PG भी उनके लगभग सर पे आ चुका है क्योंकि वो मार्च में ही होने वाली है। तो ये जो एक डबल काइंड ऑफ खिंचाव है उससे उसमें थोड़ी राहत यदि ये वीडियो आपको दे पाए तो यही प्रयास है। यहाँ पे हम 2022, 21 और 20 के पेपर को एनालाइज करेंगे। वैसे तो ये हर साल मैं निकालता हूँ तो पिछले जो सीरीज है उनको भी आप देखें, उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्योंकि मैं अलग अलग बातें बोल सकता हूँ। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि जैसा मैंने कहा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, चूंकि आपको CUET PG भी देनी है अगले 3 महीने के बाद ही, तो क्यों नहीं आप आपको होना चाहिए कि सर जो है अपने खुद के डायरेक्शन में एक बैच रन कर रहे हैं जो एक तरह का टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग है, लेकिन एक तरह का उसमें आजकल अब मिनी लेक्चर भी देने लगा हूं उस टेस्ट पेपर पे कि क्यों वैसा क्वेश्चन सेट किया गया है, उसके थ्रू कुछ कुछ बातें बताने की भी कोशिश में कर रहा हूं। इसमें ये सब बातें दी गई हैं, वैसे आप मेल में जब लिखेंगे तो आपको और बताया जाएगा। यदि आप इसको ज्वाइन करने को इंटरेस्टेड हैं नॉमिनल कॉस्ट पे तो आप मेल कर सकते हैं paulsciencehelp@gmail पे। आई होप कि आपको ये अब तक याद हो गया होगा। एंड दिस कैन बी इन माई व्यू कोई हॉटीनेस नहीं है, दिस कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर CUET PG। ये है सिलेबस जिसपे कि अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक तो ये है कि ये सिलेबस अब चेंज हो चुका है और यही लगभग जो है सेमेस्टर 3 में पढ़ाई जा रही है। अब सेमेस्टर 5 वजह सेमेस्टर 3 में NEP में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके जूनियर पढ़ रहे हैं, उसमें जो चेंजेस है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं। ब्राह्मणिक एंड समरी के काट दिया गया है, इस्लामिक को भी हटा दिया गया, केवल सिंक्रेटिक है। नेचर ऑफ या फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। राजधर्मा को खत्म कर दिया गया है, मनु है, कौटिल्य है, अगनासुत्ता है। बरनी को खत्म कर दिया गया, अबुल फजल हैं और कबीर के साथ में नानक को जोड़ दिया गया है। और इसके अलावा आप लोग फॉर्चुनेट हैं क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। शुक्रानीति, बृहस्पति शास्त्र, आदि शंकराचार्य, थिरुवल्लुवर, इन सब को जो है पढ़नी है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। तो आप चलो बचे हुए हो, लेकिन इसके साथ ही जो है ये सब खत्म हो जाएगा। आपके बाद शायद कोई अभी बहुत सालों तक बर्नी को नहीं पढ़ेगा, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट को नहीं पढ़ेगा, राजधर्म को नहीं पढ़ेगा। ओके ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि 8 क्वेश्चन रहते हैं, 4 रिप्लाई करनी होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे घूमे रहते हैं जिसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन जनरली जो है नोट राइटिंग होती है 4 टॉपिक पे, उसमें से 2 आप ले सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को यदि आप बार बार 5 बार पढ़ते हैं ना तो ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आपको सीधा नजर आने लगता है। एक नंबर 1 थॉट। सेकेंड की सोशल साइंस इतना ब्यूटीफुल है कि उसमें कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होता, पर्सपेक्टिव होती है। आप यदि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से टैकल कर सकते हैं, यदि आपने अपनी पुरजोर आर्गुमेंट की तो वो क्वेश्चन आपके लिए वही सही है। और 5-6 बार जो है, मैं जो हमेशा कहता हूं कि पॉल साइंस हेल्प की जो वीडियो है कम से कम 5-6 के बजाय अब तो मैं 6-7 बार कहता हूं कि देखिए। 7-8 बार जो है वो एग्जाम गाइड जो कि इसको मैंने अपडेट कर दिया था, तो वो अपडेटेड आपको मिलेगी। IPT1 पे भी है, सभी पे है। IPT1 पे आपको मिल जाएगी, उसमें पिछले बार की क्वेश्चन भी है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन गेस जो है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ। और जो मैंने कहा है कि स्ट्रैटेजिकली एंड स्मार्टली लिखें, क्योंकि आंसर जो है उसमें कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेज होने चाहिए, आप ध्यान रखिए। क्योंकि जो एग्जाम जो क्वेश्चन जो आंसर चेकर हैं वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, तो वो मोर और लेस देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। जब उनको वो टर्म या फ्रेजेज वो या वो सेंटेंस फ्रैगमेंट दिखते हैं जो उनको पता है कि ये लिखना चाहिए, तो फिर जो है, जैसे ये बरनी को आप लिख रहे हैं और वहां पे ये आए कि वो कैसे जो है जवाबिट लाते हैं, जवाबिट वर्ड देखने से कैसे उनका जो पूरा थॉट कंट्राडिक्टरी हो जाता है, तो ये सब चीज़ें देख के उनको समझ आएगा कि आप जो है समझ पा रहे हैं कैसे वो थियोलॉजिकल डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसके बावजूद भी कि उन्होंने एक सेकुलर लॉ को के प्रोपोनेंट हैं जवाबिट के। तो इस तरह की बातें, जैसे अब कौटिल्य में जैसे ही आप देखते हैं कि वो रियलिस्ट हैं, प्रैग्मेटिस्ट हैं, और वो अर्था को जो है मतलब अर्थ जो इकोनॉमिक परसूट है उसको इवन धर्म से ऊपर रखते हैं, ये सब बातें जैसे आप लिखते हैं स्टैंडर्ड, तो उससे उनको समझ में आने लगता है कि आप सही लिख रहे हैं और फिर बीच में पढ़ते नहीं है। तो इस तरह के
आप स्ट्रैटेजी को अपनाएं कि स्टैंडर्ड कोई आंसर लिखें, स्टैंडर्ड फ्रेजेस लिखें, टर्म लिखें। अब चलिए हम लोग 3 साल के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मतलब कि एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, उसकी जो धाराएं हैं, एक ब्राह्मणिक है, एक श्रमणिक है, तीसरी धारा इस्लामिक है और चौथी सेंक्रेटिक है। अब इसमें देखिए जो जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2022 में, देखिए डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सामनिक ट्रेडिशन। तो ब्राह्मणिक वर्सेस श्रमणिक जो मैंने अपने गाइड में वीडियो में बहुत डिटेल में टैकल किया, चलिए इसको थोड़ा सा 2-3 लाइन इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, ये दोनों एक तरह से आप समझते इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जहां के अभी इस्लाम नहीं आया है, वो है एंशिएंट काल में। इसमें जो ब्राह्मणिक है वो आप उसको हिंदू पॉलिटिकल थॉट भी कह सकते हैं। वो जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है उसके वर्ल्ड व्यू से जो है गाइडेड होता है, जहां की धर्म सब कुछ है। धर्म एक कॉस्मिक जो है फोर्स है, जो कि सोसाइटी को भी वही जो है क्रिएट करता है। सोसाइटी उसी से अस्तित्व में है, अर्थ उसी से अस्तित्व में है, सूरज चांद तारे सब जो है धर्म के धागे से बंधे हुए हैं, सब अपना धर्म निभा रहे हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। इस वर्ल्ड व्यू में जो समाज है या जो राज्य है, स्टेट है, वो खुद जो है डिवाइन क्रिएशन है, जो धर्म से बंधे हुए हैं। राजा जो खुद राजा के धर्म से बंधा हुआ है, और जो व्यक्ति है इंडिविजुअल वो धर्म से बंधा है। समाज जो है वो वर्ण आश्रम धर्म से बंधा हुआ है। तो हर चीज जो है, पेड़ पत्ते पौधे, बिच्छू पत्थर, पानी, सब जो है अपने धर्म से बंधे हुए हैं। तो धर्म के इतने सारे डिफरेंट मीनिंग एंड कनोटेशंस हैं ब्राह्मणिकल थॉट में। धर्म जो है बेसिकली एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है, राइटियसनेस है, ड्यूटी है, यूनिवर्सल मोरल लॉ है, जिसको फॉलो करके आप एक वर्चुअस इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लाइफ लीड कर सकते हैं। ये किसी चीज का गुण भी है, सो गुण धर्म कहते हैं। पत्थर का गुण है कठोर होना। यदि आप सॉरी, यदि आपने पत्थर को ठोकर मारा और आपको चोट नहीं लगी, मुलायम लगी, तो पत्थर ने अपना धर्म बदल लिया। तो ये धर्म जो है मतलब क्या, जो धारण किया जाता है वो धर्म है, तो वो भी इसका एक डेफिनेशन है। तो धर्म जो है जब सुप्रीम रखा जाता है और पॉलिटिक्स उसका एक एडजंक्ट हो जाता है, उसका एक पार्ट बन जाता है, जो स्टेट एंड जो किंगशिप है वो धर्म से ही बंधा हुआ है, धर्म से अलग नहीं और धर्म से नीचे है, धर्म सॉवरेन है। तो ये जो है ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल थॉट है और सब कुछ डिवाइन है यहाँ पे। जो श्रमणिक है जिसमें कि बुद्धिस्ट आता है, जैन आता है, ये दो मेजर है। उसके अलावा योगा, सिद्धि एंड मेनी अदर जो नॉन हिंदू पॉलिटिकल थॉट आ जाते हैं उस समय के, इस्लामिक नहीं। वो एक तरह का रिएक्शन होता है जो हिंदू जो सोशल ऑर्डर है, जो कि बहुत ज़्यादा हिरार्किकल है, रिजिड है, जिसमें कि नोशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन है, जहाँ पे कि छुआछूत तो उसके चलते जो है ऊंच नीच है। तो इस टाइप का जो इनइक्वलिटी है उसके अगेंस्ट में जो एक रिएक्शन होता है, और उस वो धारा जो है श्रमणिक कहलाती है, जहाँ पे कि इसको मानने से इनकार कर दिया जाता है कि सोसाइटी कोई जो है दैवी क्रिएशन है या स्टेट कोई जो है डिवाइन ओरिजिन है। सब जो है ह्यूमन क्रिएशन है, और ह्यूमन ह्यूमन का वर्थ बराबर है। ह्यूमनिज्म पे चले जाते हैं, सब इक्वल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो एक कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, वर्ण आश्रम धर्म को ही नकार देते हैं, और राजा को भी जो है किंगशिप को भी एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन मानते हैं, स्टेट को भी एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन मानते हैं। इस मायने में ये बहुत रेडिकली जो है ये ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से अलग हो जाते हैं। तो इस पर और तो आगे आप जो है गाइड में पढ़ लीजिएगा। 2020 में डिस्कस द वेरियस मीनिंग ऑफ धर्म इन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये मैंने आपको बताया। उससे आगे बढ़े तो धर्म और राजनीति एकदम जुड़ा हुआ है। राजनीति धर्म का एक तरह का पार्ट दिखता है, एडजंग दिखता है, एक लटका हुआ लगता है कि वो उसी की का एक जो है छोटा पार्ट है। धर्म का वो पार्ट जो कि समाज में पीस, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था लाती है, वो जो है राजनीति है। और ये इसलिए लाती है कि ये इसलिए आती है, राज्य की सच कोई जरूरत ही नहीं है यदि सब अपने धर्म को पालन करें। लेकिन लोग जब धर्म से गिर जाते हैं, जब धर्म से हट जाते हैं, तो समाज में मत न्याय आ जाता है, अराजकता आ जाती है, और तब जो है आपको किंग और स्टेट की जरूरत पड़ती है, जो कि विकेट, जो धर्म को तोड़ रहे हैं या धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको पनिशमेंट दें, और जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनकी रक्षा करें। उसके लिए स्टेट और किंगशिप की
उत्पत्ति होती है। तो धर्म किस तरह से देखिए राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो राजा है वो धर्म से ऊपर नहीं है, सॉवरेन धर्म है और राजा का अपना धर्म है। यदि राजा अपना धर्म नहीं मानता तो उसको हटाया जा सकता है, राजधर्म। 2020 में है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्राह्मणिक एंड श्रमणिक ट्रेडिशन, ये हम लोगों ने कर लिया इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। इज इट फेयर टू से दैट श्रमणिक ट्रेडिशन इमर्ज अगेंस्ट द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन? ऑफ कोर्स, वो एक तरह का रिएक्शन था, रिएक्शन अगेंस्ट इनइक्वलिटी, एक टॉर्चरस सोशल ऑर्डर, एक हिरार्किकल सोशल ऑर्डर, जहां पे कि विभेद है, मनुष्य मनुष्य में जो है फर्क है, और जहां पे इस तरह से डिविनिटी का कॉन्सेप्ट ला करके एक हेजेमनी स्टैब्लिश की जाती है कि तुम्हारा आज का जो तुम्हारी हालत है वो पिछले जन्म के कर्म, जो बुरे कर्म है उसका फल है, और इसीलिए इस जन्म में तुम जो है जो हम कह रहे हैं उसको मानो नहीं तो अगले जन्म में और बुरा होगा। इस टाइप की बातों को नकारना, क्योंकि ह्यूमन को एक तरह से बांध दिया जाता है ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल थॉट में, उसके पास में कोई एजेंसी नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका अपना जो इस जन्म का कर्म है वो उसके अपने मुट्ठी में नहीं होकर के पिछले जन्म के कर्मों का एक फल जैसा होता है। तो आदमी करे तो क्या करे, उन सब से मनुष्य को जो एक मुक्ति मिलती है वो श्रमणिक में दिखाई पड़ती है। एक इक्वलिटी मिलती है, इज्जत मिलता है, समानता मिलती है, और यहाँ पे जो राज्य है या किंगशिप है वो एक चूंकि दैवी व्यवस्था ना होकर एक ह्यूमन क्रिएशन होता है, तो वो और भी जो है इंडिविजुअल को या जो पॉलिटिकल कम्युनिटी को ताकत देता है, वो खुद अपने को सॉवरेन समझने लगते हैं, लाइक पॉलिटिकल, जिसको आप पॉपुलर सॉवरेनिटी कह सकते हो। तो इस मायने में काफी अलग जो है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से श्रामणिक है। तो फोकस थीम क्या दिखती है ब्राह्मणिक वर्सेस श्रामणिक ट्रेडिशन। सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है नहीं पूछा है, चूंकि वो कबीर नानक में आगे है, कबीर में तो शायद यहाँ आप छोड़ दीजिए, लेकिन सिंक्रेटिज्म का मतलब आपको पता है, एक तरह का पक्का सिंथेसिस, जहाँ पे कि ब्राह्मणिक, श्रमणिक, इस्लामिक और सूफिज्म और सिखिज्म सब मिल करके जब एक गुलदस्ते की तरह नजर आते हैं, जिसमें कि कोई आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन फूल कहाँ पे है, तो ये सिंक्रेटिक पॉलिटिकल थॉट है, जो सबसे ज्यादा दो थिंकर में दिखती है, एक कबीर और एक नानक। वेद व्यास की राजधर्म अब तो सिलेबस में रही नहीं, आप लास्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो। यहाँ पे जो बुक है, वन ऑफ द बुक, जो सबसे बड़ी बुक है, शांति पर्वा, पर्वा मतलब बुक होता है, उसमें युधिष्ठिर जो है मृत्यु संज्ञा पे हैं, तीरों के संज्ञा पे लेटे हुए हैं, और वो युधिष्ठिर को जो है स्टेट क्राफ्ट, किंग से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और राजा का क्या धर्म होना चाहिए बताते हैं। राजधर्म यहाँ पे ये मत समझिए कि राजा का क्या धर्म है, केवल ये है, इसके थ्रू जो है सब कुछ, स्टेट क्राफ्ट, किंग से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड रोल ऑफ किंग, रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, ये सब इसमें जो है वर्णन होता है। तो 2022 में है एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्मा इन शांति पर्वा, आप गाइड पढ़ लीजिए, सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दे देनी है। 2020 में 21 में तो कुछ क्वेश्चन नहीं था। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ राजधर्मा एज मेंशन इन शांति पर्वा, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्रिटिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एज प्रोटेड इन शांति पर्वा, ये अब जैसे ट्विस्टेड है, आपको लगेगा अरे ये तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरुआत करें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पहले क्या होती है। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो क्यों स्टेट या गवर्नमेंट की बात को माने, उनके द्वारा जो लॉ बनते हैं उसको क्यों पालन करें, उनको क्यों टैक्स दें, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। मतलब कहने का है कि किस बेसिस पे स्टेट या गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है जिससे कि लोग उनके बात का पालन करें। यहां पे ही आता है कि शांति पर्व क्या कहता है, यदि राजा अपना धर्म पालन कर रहा है, राजधर्म, तो सब कुछ उसमें आ जाता है, तो आपको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना आपका भी धर्म है। इसका मतलब है कि राजा जो है वो इथिकल वे में शासन करता है, वो जनता को में जनता जनता में भेद नहीं करता है, प्रजा प्रजा में वो जो है जनता के वेलफेयर के लिए दिन रात लगा रहता है, अपने वेलफेयर, अपने सुख के बजाय वो जो है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, वो न्याय को जो है फेयरली जो है वो दंड नीति के थ्रू जो है वो लाता है, मतलब एडमिनिस्टर करता है जस्टिस को, वो विकेट को पनिशमेंट देता है, जो धर्म के रास्ते चलते हैं उनकी रक्षा करता है। तो यदि ऐसा है तो फिर आपका आपका मोरल ड्यूटी है, आपका धर्म है कि आप पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दें। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन वही है, आप सब कुछ बता सकते हैं। सो इसमें फोकस थीम क्या दिखता है आपको कि डिफरेंट मीनिंग एंड कनोटेशन जो है टर्म राजधर्मा का, एंड हाउ इट रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, किंगशिप
इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यही आपको जो है इसमें जानना है। मनु स्मृति से चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर तो चर्चा करते हैं। 2020 में क्रिटिकली इवेल्युएट द सोशल लॉज प्रिस्क्राइब बाय मनु इन मनु स्मृति। ये एकदम एक रन ऑफ द मिल जिसको बोलते हैं, एकदम यूजुअल क्वेश्चन। यदि एक क्वेश्चन पूछा है तो ये पूछा जाएगा कि जो उन्होंने सोशल लॉ जो दिया मनु ने, उसको जरा क्रिटिकली जो है इवेल्युएट कीजिए। क्योंकि उनके सोशल लॉ को इसलिए क्रिटिकली लोग कहते हैं कि उसमें जो वर्ण आश्रम धर्म है, जिसमें कि ऊंच नीच, हिरारकी, ऊंची जात नीची जात, द्विज, एक जाति, इस तरह की बातें हैं, और जो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मेल फीमेल, वो दोनों ही समाज को आज के नजरिए से देखें तो बहुत ही दकियानुसी बनाती है, और इस चलते उसकी बुराई की जाती है। लेकिन उस जमाने में यदि हम उस समय के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको एनालाइज करें तो शायद वो वन ऑफ द बेस्ट वे हो सकता है सोशल लॉ को समझने का और सोशल लॉ को कोडिफाई करने का। 2020 में है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनु स्मृति। ये क्वेश्चन आपको लगता हो घुमा हुआ, ये बेसिकली यही है, क्योंकि कास्ट और जेंडर का जो घालमेल है वही तो सोशल ऑर्डर उस समय दिखाता है। जो वर्णा आश्रम धर्म है वो कैसे ऊंच नीच जाति व्यवस्था को बनाता है, परपेचुएट करता है, उसको धर्म शास्त्र से जोड़ता है, और कैसे उस समाज में जो मैरिज के रूल हैं, इनहेरिटेंस के रूल हैं, जो फैमिली के जो रूल हैं, समाज के जो रूल हैं, जो रोल जेंडर के हैं, वो कैसे जो है डिस्क्रिमिनेट करता है वुमेन को मर्दों की तुलना में। तो इन दोनों के चलते जो इंटरसेक्शनलिटी आती है, यदि आप फीमेल हो और लोअर कास्ट के हो, तो मनु स्मृति के सोशल लॉ में आपके लिए तो कोई भी अच्छी बात नहीं दिखेगी। तो एक तरह से वही है कि सोशल लॉ क्या है और उसमें कैसे जो है कास्ट और जेंडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है, और उसका क्या आप सोचते हैं कि उसका असर पड़ सकता है। 2020 में है एग्जामिन द सोशल लॉ ऑफ मनु एज एक्सप्लेन मनुस्मृति। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं फोकस थीम क्या है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, शायद हो सकता है इस बार पूछ दे कि सोशल ऑर्डर एज प्रिस्क्राइब्ड इन मनु स्मृति। सोशल ऑर्डर क्या है, ये आपको लगेगा घुमा हुआ है, कोई घुमा हुआ नहीं है। सोशल ऑर्डर का मतलब ही होता है वर्ण आश्रम धर्म। सोशल ट्रेडिशन, प्रथा, मैरिज की क्या प्रथा है, जात पात की क्या व्यवस्था है, लोग जो है फैमिली में कौन से रूल फॉलो करते हैं, जेंडर का क्या रूल है, पैट्रियार्की का क्या रूल है, यही सोशल ऑर्डर है। इवन उसमें जो है ये भी आ जाती है कि स्टेट का क्या रोल है, व्यक्ति और स्टेट का क्या नाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मनु जो है वो मानव धर्म शास्त्र कहलाते हैं, एंड देयर आर ट्रू ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक धर्म शास्त्र ट्रेडिशन इसमें मनु आते हैं, और एक अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है जिसके मेन प्रोपोनेंट कौटिल्य हैं। जो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन होते हैं उसमें धर्म जो पुरुषार्थ होता है, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार जो लाइफ के जो गोल माने जाते हैं, उसमें धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। धर्म सबसे सर्वोपरि होता है, सुप्रीम होता है। और जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है उसमें अर्थ या इकोनॉमिक परस्यूट या इकोनॉमिक इंटरप्राइज को सबसे ऊपर रखा जाता है, जो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट टाइप में दिखेगा। तो ये जो मनु की जो सोशल ऑर्डर है वो धर्म शास्त्र ट्रेडिशन से गाइडेड होती है, और उसमें वर्ण आश्रम धर्म जो है वो इटसेल्फ एक धर्म है। मतलब राजा का कर्तव्य है कि सोशल ऑर्डर जिसकी बेसिस धर्म जिसकी बेसिस जो है वो चतुर्वर्ण है और वर्ण आश्रम धर्म है, उसको जो है मेंटेन रखना। यदि कोई उस वर्ण आश्रम धर्म को तोड़ता है तो उसको पनिश करना भी राजा का धर्म है। तो जो सोशल ऑर्डर उस समय की थी, जो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशनशिप हिरार्किकल थी, पॉल्यूशन प्यूरिटी पे बेस्ड थी, इनइक्वल थी, और एक तरह से जो है टॉर्चरस थी नीची जातियों और वुमेन के लिए। इन सब का वर्णन करना है तो ले दे के ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। कौटिल्य जैसे हमने कहा कि वो जो है अर्थशास्त्र ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि अर्थ वन ऑफ द पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जो है ऊपर रखा जाता है। उसमें यह माना जाता है कि यदि अर्थ का माने केवल सिंपली इकोनॉमिक परस्यूट नहीं है, स्टेट को एक्वायर करना, उसको मेंटेन करना और उसको बढ़ाना, ये भी अर्थ का पार्ट है। अर्थ मतलब है कि कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड या मीन्स ऑफ जो जनरेट कर सके रेवेन्यू, इनकम, उसको एक्वायर करना, उसको बढ़ाना, उसको बांटना। तो आप देखोगे पॉलिटिक्स क्या है, यही तो है। हैरोल्ड लैसवेल भी तो यही कहते हैं कि हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। तो उस चीज पर जब फोकस होती है जहां पे कि स्टेट को बचाना, मेंटेन रखना, बढ़ाना, वो सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। और उसके लिए जो नॉर्मल कन्वेंशनल मोरालिटी होती है वो आड़े नहीं आ सकती है।
जहाँ रियलिज्म है, मतलब एक्सपीडियंसी है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए राजा कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकता है जो ऐसे देखने में इमोरल लगे, तो वो कौटिल्य के रियलिज्म में, थ्योरी में जो है दिखती है अर्थशास्त्र में। 2020 में है डिस्कस द मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय कौटिल्य नरसात। मंडल थ्योरी आपको याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि ये एक इंटर स्टेट थ्योरी है जिसमें कि सर्किल ऑफ किंग एंड किंगडम है, बीच में जो है विजिगिसु है, विजिगिसु मतलब जो राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी मंडल थ्योरी लिखी गई है। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि एक छोटे से जगह में 12-14 किंग होंगे, उसमें सबसे जो पहला जो लेयर ऑफ किंगडम होता है विजिगिसु का, वो चूंकि पड़ोसी है तो वो दुश्मन होता है। उसके बाद का लेयर जो है दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, फिर उसका दुश्मन, फिर दोस्त, दोस्त, ऐसे दुश्मन दोस्त की अल्टरनेट लेयर होती है, और ये बैक साइड में होती है। दो और किंग होते हैं मध्यमा, जो कि बहुत मजबूत होते हैं लेकिन इसमें पचड़े में नहीं पड़ते, और सबसे दूर में एक उदासीना अमेरिका के जैसा होता है जो कि सबसे पावरफुल है, सभी किंग को अलग अलग हरा सकता है। इस तरह के जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट की जो अरेंजमेंट है, उसमें एक जो विजिगिसु जो है वो कैसे सबको हरा के सुपर किंग बन सकता है, यही थ्योरी जो है मंडला थ्योरी है। जो उसकी उनकी सब, तो इसको आप फॉरेन रिलेशन थ्योरी कह सकते हो, इंटर स्टेट रिलेशन थ्योरी या इंटर स्टेट थ्योरी कह सकते हो। जो सप्तंगा थ्योरी है वो डोमेस्टिक एरिना में एक राज्य क्या है और वो कैसा दिखता है, उसके क्या एलिमेंट्स या कंपोनेंट है, इस पे है। ये जो कौटिल्य जो कहते हैं कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह से, हम लोग का शरीर एक ऑर्गेनिज्म है और हमारे हाथ पांव उसके लिम्ब है, उसी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसके लिम्ब की तरह दिखते हैं, मतलब उसके अवयव की तरह दिखते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, ये कोई कौटिल्य का ओरिजिनल नहीं है, ये मनुस्मृति में भी दिखता है, शुक्रानीति में भी दिखती है, बृहस्पति में भी, जितनी भी एंशियंट पॉलिटिकल थॉट है उसमें स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माना गया है, और उसके डिफरेंट जो पार्ट होते हैं उसके लिम्ब के, जैसे मेजर लिम्ब है, जैसे कि कौटिल्य में माना जाता है कि जो स्वामी या जो किंग है वो उसका मस्तक है उस ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम स्टेट कहते हैं। जो उसके आर्मी है या बल या दंड जो है उसका, वो उसका ब्रेन है, और जो उसके खजाने हैं वो उसके माउथ हैं, जो उसके पीपल हैं उसके लेग हैं, जो उसके दुर्ग हैं उसकी बाहें हैं। तो इस टाइप की बातें किया जाती है। उसके जो मित्र या एलाइज जो सर्किल ऑफ किंगडम है वो उसके आंखें हैं। तो इस टाइप की बात, आंखें या कान कह लीजिए, आंख तो शायद, आंख और कान अमात्य, और इसमें देख लीजिएगा मित्र शायद ईयर है और अमात्य आंखें हैं, लाइक दैट। तो इस तरह की जो बातें कि शरीर के अंग से जो है स्टेट के डिफरेंट कंपोनेंट की तुलना की जाती है, और स्टेट को एक शरीर जैसा माना जाता है, ऑर्गेनिक थ्योरी जो कि जो एरिस्टोटल भी देते हैं और वही बाद में हेगल भी देते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ स्टेट कई बार जो है टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कम दिखती है, स्टेट में आप इंटीग्रेट हो जाते हैं इंडिविजुअल। तो सप्तंगा थ्योरी इसलिए कहते हैं कि सप्त अंग, 7 अंग जो है। तो और इन दोनों में, मंडला और सप्तंगा में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि एक किंग खुद भी सप्तंग में से एक अंग तो वो खुद है, लेकिन 6 बाकी को यदि वो अच्छा ट्यून करे, उसको बेस्ट वे में जो है मैनेज करे, तो अपने किंगडम को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो मंडला थ्योरी में जो बातें लिखी है उसके थ्रू वो विजिगिसु बन सकता है। 2021 में है इस कौटिल्य थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म। मैंने कहा कि बिल्कुल रियलिज्म क्या है कि पॉलिटिक्स इज द पावर ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर। सभी जो है सोशल अरेंजमेंट में जहां एक से अधिक व्यक्ति आते हैं और जहां रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वहां पे हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है जिसको एज ए रैशनल एक्टर वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली उसी का इंटरेस्ट प्रिवेल करता है जिसके पास पावर होती है। यही गेम जो है इंटरेस्ट और पावर का, ये रियलिज्म है। इंटरनेशनल रिलेशन में हर स्टेट का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट है, हर कंट्री या कह लीजिए नेशन स्टेट का, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है उसी का नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल अपॉन करता है, रियलिज्म। तो इसको आपको सपोर्ट करने की मैंने गाइड में लिखा है। 2020 में है डिस्कस कौटिल्यज व्यू ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट, सेम सप्तंगा थ्योरी, हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे। अभी के समय में इसमें विवाद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बाद उतनी रिलेवेंट नहीं रह गई है, लेकिन अभी भी यदि आप देखेंगे जो कंजर्वेटिव थॉट है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माना जाता है, नेशनलिज्म जो है उसकी उस ऑर्गेनिज्म की आत्मा के तौर पे ली जाती है, और इंडिविजुअल को उसके लिए कमिट होना पड़ता है। तो एक तरीके से फिर से जो है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट अपनी जो एक तरह से सर उठा रहा है और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो रिलेवेंस बढ़ जाती है। अगना सुप्ता जो है वो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है,
और ये जो उनकी जो पिटिका है, जो उनकी 3 जो मेन बुक हैं इथिक्स के, विनय पिटिका, अभिधम्म पिटिका एंड कौन सी पिटिका देख लीजिएगा, उस 1 पिटिका में से जो है वन ऑफ द बुक जो है दीघा निकाय, निकाय मतलब लॉन्ग बुक कहते हैं, और उस लॉन्ग बुक का जो 27th सुत्ता है, जो प्रिंसिपल है, अगना सुत्ता है, इसमें बुद्ध जो है खुद अपने से कैसे जो है समाज पैदा हुआ, उसके पहले जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, अर्थ कैसे पिक्चर में आया, और फिर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन कैसे आया, कैसे सिविलाइजेशन का उदय हुआ, और फिर कैसे किंगशिप, स्टेट, पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी, इन सब पे वो कहते हैं। तो जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है वो अग्ना सुत्ता में निहित है। 2022 में क्वेश्चन है, एनालाइज बुद्धाज थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्कस्ड इन दीघा निकाय। तो ये तो एकदम ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप मेरे गाइड में पढ़ लीजिए यहाँ क्या कहना है। यहाँ पे केवल जो मैंने थोड़ा आपको बताया भी कि ब्राह्मणिक और श्रमणिक में जो फर्क है वही है, एक श्रमणिक ट्रेडिशन से है। यहाँ पे जो स्टेट है या समाज है या किंगशिप है, उसको किसी तरह से डिवाइन इंस्टीट्यूशन या डिवाइन इंटिटी नहीं माना जाता है, उसको एक ह्यूमन या सोशल क्रिएशन माना जाता है, जो इंडिविजुअल अपने ऑर्डरली लाइफ की पीस एंड ऑर्डर में रह सके उसके लिए खुद क्रिएट करता है। तो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हॉब्स, लॉक, रूसो में दिखती है, वो हमें बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में दिखती है। ये उतना इलॉबरेट नहीं है जितना कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है, और इसमें जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति व्यक्ति के बीच में ना होकर के एक जो पॉलिटिकल कम्युनिटी और किंग के बीच में ज़्यादा दिखती है। लेकिन फिर भी ये हिंदू पॉलिटिकल थॉट से बहुत मायने में अलग है, जहाँ पे कि समतावादी ज़्यादा है, ज़्यादा ह्यूमेन है, और ये सोशल क्रिएशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन टाइप की थॉट है, ना कि डिवाइन। 2021 में है, रिफ्लेक्ट ऑन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन दीघा निकाय। तो ये देख के आपको फिर लगता होगा अरे ये तो पॉलिटिकल कम्युनिटी पूछ दिया, ये तो ट्विस्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है? मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो जुटते हैं राज करने के लिए, मतलब वो पॉलिटिकल उनका ओरिएंटेशन होता है, वो एक स्टेट की रचना करते हैं, मतलब एक किंग बनाते हैं जो उस भूभाग पे, टेरिटरी पे, और उन लोगों पे जो उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के पार्ट होते हैं, वो सॉवरेन होता है। तो एक सॉवरेन ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी इज पॉलिटिकल कम्युनिटी। दीघा निकाय में यदि आप देखिएगा तो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो बनता है तब जब लोग एक जगह पे रह रहे हैं और वो कोई भी मेथड से एक किंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। शुरू में जो है वो पीस एंड ऑर्डर के लिए एक महासमत्ता चुनते हैं जो उन सब में सबसे बेस्ट होता है, और उसको कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है कि पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करो, हम लोगों को जो है चैन से रहने दो, क्योंकि अदरवाइज मत्स्य न्याय हो गया है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, एनार्की है, माइट इज राइट है, मतलब वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल टाइप का हॉब्सियन है। तो तुम रक्षा करो, और तुम यदि ये कर पाते हो, हमें एक व्यवस्थित जीवन दे सकते हो महासमत्ता, तो हम तुम्हें अपना 1/6 जो राइस का प्रोडक्शन है वो हम तुम्हें देंगे, तुम्हें मेहनताना देंगे। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस दिखती है, लेकिन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में नहीं होकर उस पॉलिटिकल कम्युनिटी और किंग के बीच में दिखती है। लेकिन इसका जो है वो विकास होता है बाद में। ये पॉलिटिकल कम्युनिटी एक इथिकल, एक वर्चुअस जो है कम्युनिटी में बदल जाती है, जिसका स्पिरिचुअल लीडर जो है वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, जो कि जो उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर को इस वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने में मदद करता है, और परे वर्ल्ड में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, निर्वाणा के लिए भी उसको तैयार करता है। तो किस तरह से पॉलिटिकल कम्युनिटी का उदय होता है मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए, सॉवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी, और कैसे जो है शुरू में एक तरह का इलेक्टेड किंगशिप होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कैसे बाद में वो खतिया, राजन और अधिपति से होता हुआ चक्रवर्ती सम्राट बन करके, जहाँ के स्पिरिचुअल और टेम्पोरल डोमेन दोनों मर्ज हो जाता है किंगशिप में, और स्टेट एक इथिकल इंस्टीट्यूशन बन जाती है, और किंग जो है स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल लीडर दोनों बन जाता है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का। ये आपको लिखना है इसमें। 2020 में नील है, 2019 में इलॉबरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब बाय बुद्धा इन दीघा निकाय। तो अभी तक जो बता रहे थे वही है, मतलब किंगशिप और स्टेट की थ्योरी लगभग एक जैसी है कि कैसे महासमत्ता, और फिर उसका जो है उदय होता है, उसकी पावर बढ़ने लगती है, वो खात्या, खेतों का जो है अधिपति हो जाता है, फिर वो राजन हो जाता है, और अल्टीमेटली चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, जिसमें कि स्पिरिचुअल टेम्पोरल डोमेन दोनों जो है निहित हो जाते हैं उस पॉलिटिकल कम्युनिटी का। वो स्पिरिचुअल लीडर और राजनीतिक लीडर भी बन जाता है। जियाउद्दीन बरनी भी आप अंतिम बार पढ़ेंगे, अब आगे कोई नहीं पढ़ेगा इसको।
ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के मेडिवल काल के थिंकर हैं, और इनकी थॉट जो है बड़ी कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि वो होना लाजमी था, बिकॉज ये उस समय के परिवेश में लिख रहे थे जहाँ की एक इंटायरली नॉन मुस्लिम कंट्री, और इतने बड़े कंट्री में एक मुस्लिम रूरल नॉर्थ इंडिया में आके शासन करने की कोशिश कर रहा है। तो इनका ये कहना था कि ये जो राज है एक तरह का थियोलॉजिकल स्टेट होना चाहिए, ये धर्म का परचम लहराना है इस्लाम का। लेकिन आप यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कर सकते कि सबको इस्लाम धर्म फॉलो करने बोले, ये संभव ही नहीं है, विद्रोह हो जाएगा। तो ऐसे में बेस्ट क्या है कि आप एक नॉन जो है नॉन थियोलॉजिकल लॉ बनाइए, इसको इन्होंने जवाबिट कहा। और वो जवाबिट जो है उस सरिया से हट के होगा, डे टू डे लाइफ होगी, सेकुलर लॉ होगा, लेकिन उस सरिया को के ऊपर नहीं जाएगा, सरिया से कंफर्म करेगा, और बाकी जो मुस्लिम है वो सरिया से गाइडेड होंगे। तो इस टाइप का उनके थॉट बहुत रेडिकल थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने हिंदूज को कंट्रोल करने की बात कही, और राजा को बहुत सारे ऐसे सलाह दिए, हिदायत 24 हिदायत उन्होंने दिए थे, जो कि कई जगह जो है बड़े दकियानुसी, कंजर्वेटिव और थियोलॉजिकल दिखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। सो एग्जामिन बर्नीज आइडिया ऑफ आइडियल सुल्तान, जो मोहम्मद जो उसमें महमूद गजनी है, वो उनका आइडियल सुल्तान के तौर पे दिखता है, और उसमें जो क्वालिटीज हैं वही वो मानता है। तो उन्होंने जो एडवाइस दिया है और किस तरीके से आइडियल सुल्तान को देखा है, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, देख लीजिए। 2021 में है कंपेयर जियाउद्दीन बर्नी एंड अबुल फजल व्यू ऑन किंगशिप। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बर्नी जो है बहुत थियोलॉजिकल है, वो इस्लाम का परचम लहराने की बात करता है, वो कंप्रोमाइज केवल इसलिए करता है, जवाबिट केवल इसलिए लाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो है वो नेसेसिटी है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है। वो जो है नीचे क्लास जो जिसको इग्नोबल्स वो कहते हैं उसको दबाने की बात करता है, ब्राह्मणों पंडितों उसको कुचलने की बात करता है, नॉन हिंदूज को वो शासन में नहीं आने देने की बात करता है, और धर्म के बेसिस पे जो है जस्टिस को डिस्पेंस करना और विभेद करना भी उसके अनुसार से सही है। तो इस तरह की कई बातें बर्नी के थॉट में है जो बड़ी ही कंजर्वेटिव, दकियानूसी और कंट्राडिक्टरी दिखती है। जबकि अबुल फजल का जो व्यू किंगशिप पे है बहुत उदात है। उदात का मतलब यदि कहें तो बहुत लिबरल है। वहां तक आते आते इस्लाम इंडिया में बहुत ही स्टेबल हो जाता है, कोई डर की बात नहीं है। और अकबर में वो जो एक ऐसे किंग का छवि देखना चाहते हैं जो चक्रवर्ती सम्राट, जो मैंने अभी आपको बताया बुद्धिज्म का वैसा है, जहां पे कि स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल डोमेन दोनों आके किंग में जो है निहित हो जाता है। किंग जो है उस पॉलिटिकल कम्युनिटी का स्पिरिचुअल लीडर भी बन जाता है और टेम्पोरल लीडर तो है ही। आप देख सकते हैं कि अकबर ने कैसे दीन इलाही चलाया, और वो अपने को कैसे जो है एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे भी जो है एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन इन दोनों के बावजूद, जस्ट लाइक इन बुद्धिज्म, कि किंग जो है वो स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल दोनों डोमेन का एक तरह से सॉवरेन होने के बाद भी दोनों सॉवरेनिटी, वो किसी भी सेक्ट पंथ से ऊपर हो जाता है। और वो सोशल हार्मनी लाना, जो सुलह कुल की इनकी जो व्यवस्था थी, यूनिवर्सल पीस, जहाँ पे कोई भी धर्म जाति किसी के नाम पे विभेद नहीं हो सकता है, सभी पीस में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा। तो किंग जो है देखिए कैसा बन जाता है, कितना वो नोबल जो है वो जो इंस्टीट्यूशन बन जाता है। और ये नोबलिटी फजल कहते हैं कि वो डिवाइन लाइट से आती है, जिसको वो फर ई आज़ादी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक अजीब सी यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन जो किंगशिप का है वो देखते हैं। जबकि वैसे बहुत सारे उनके थॉट जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन जैसे हैं, कि किंग जो है वो एक सोशल सर्विस देता है और जो टैक्स लेता है वो उसका मेहनताना है। लेकिन फिर भी वो डिविनिटी से भी जोड़ते हैं, और ये कहते हैं कि जो डिवाइन लाइट होती है उसकी बरकत, या उसकी जो वो जो मिलता है किंग को, किंग इज द फर्स्ट टू रिसीव द डिवाइन लाइट। उससे पहले कोई किसी को नहीं मिलता है वो डिवाइन लाइट। और वो डिवाइन लाइट उसके हृदय में ऐसा रोशनी भरता है कि वो जाति, धर्म और संप्रदाय इन सब से अलग हो जाता है। उसके हृदय में कोई विभेद नहीं रह जाता, सब जल जाता है, और वो इन सब से ऊपर उठ जाता है, वो स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है। लेकिन वो किसी भी सेक्ट, संप्रदाय, धर्म से जो है वो अलग हो जाता है, वो प्रजा प्रजा में भेद नहीं करता। तो वो राज धर्म जो शांति परवा का वैसा दिखने लगता है। तो इस तरह का जो डिवाइन लाइट से जगमगाता हुआ जो एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन, जो किसी संप्रदाय पंथ से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी
उसी में स्पिरिचुअल टेम्पोरल डोमेन मिला हुआ है। ये पर्सियन पॉलिटिकल थॉट था, सूफी पॉलिटिकल थॉट, सुहराबादी का, जो कि अबुल फजल लेके आते हैं। ये सब डिटेल में मैंने अपने वीडियो और एग्जाम गाइड में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही यूनिक उनका व्यू किंगशिप पे है, और इसीलिए शायद इस नए सिलेबस में भी इसको रखा गया है। आप ध्यान दीजिए, अबुल फजल को पढ़ना है अभी भी बच्चों को। 2020 में बर्नी इज थियोक्रेटिक बट फजल इज लिबरल, ये अभी जस्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, और इसको मेरे गाइड में पढ़ लीजिए। डिस्कस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ किंग एज एम्फेसाइज बाय जयादुन बर्नी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किंग का जो मतलब, एक था कि नॉन इस्लामिक लैंड में इस्लाम का परचम फहराना एक उसका ड्यूटी है, वहां पे इस्लामिक शरिया के अनुसार शासन करना, लेकिन फिर न्याय भी लाना, और इस तरीके से शासन करना कि लोगों में विद्रोह ना हो, इसलिए जवाबी सेकुलर कानून भी लाना, और अपने अपने चरित्र को इतना पाक साफ रहना, इतना ऑस्टेरिटी मेंटेन करना, ईमानदारी, और इतना ज़्यादा पनिशिंग सॉर्ट ऑफ जो है डेली रूटीन मेंटेन करना कि सब आपके जो है आपका लोहा माने, उस टाइप की एडवाइस वो जो है देते हैं, किसी भी दुर्गुण बुराई से दूर बरनी। जैसा मैंने कहा कि अबुल फजल अभी भी सिलेबस में आगे भी पढ़ना है, लेकिन इससे 2 साल कोई क्वेश्चन नहीं था। 2020 बर्नी इज थियोक्रेटिक बट फजल इज लिबरल, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2019 में है अबुल फजल ऑन किंगशिप, ये मैंने पूरा आपको बताया कि कैसे जो है बोथ टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल डोमेन जो है वो उसमें मर्ज हो जाता है, वो स्पिरिचुअल एज वेल एज टेम्पोरल लीडर हो जाता है, कैसे वो फर या आज़ादी या डिवाइन लाइट से जगमगाता हुआ उसका हृदय होता है, जनता जनता में वो कोई विभेद नहीं करता है। और इसके अलावा जो है उन्होंने जस्ट एंड अनजस्ट सॉवरेंटी की बात की, और जो जो जिसको डिवाइन लाइट मिलता है वो जस्ट सॉवरेन होता है, इस टाइप की बात वो किंगशिप के लिए करते हैं। 2018 में है राइट एन एस्से ऑन अबुल फजल थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो मुझे लगता है कि आपको पूछा जाएगा तो इसी टाइप के अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके मोनार्की या किंगशिप की क्या थ्योरी है। कबीर जो है, जैसा मैंने कहा कि वो सिंक्रेटिज्म को दर्शाते हैं, नानक के अलावा सिंक्रेटिज्म क्या है मैंने एक्सप्लेन किया। तो नोट है सिंक्रेटिज्म ऑफ कबीर। अब देखिए कबीर कैसे सिंक्रेटिक ट्रेडिशन को बहुत तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। वो जन्म लेते हैं मुस्लिम कास्ट में, लेकिन वो मुस्लिमों की भी बुराई करते हैं, उनको हिंदू भी अपना जो है वो संत मानते हैं, और मुस्लिम भी अपना संत मानते हैं। वो मुल्ला को भी जो है मजाक बनाते हैं, और पंडितों का भी मजाक बनाते हैं। तो वो जो है हिंदू कास्ट सिस्टम को भी तोड़ते हैं, और वो इस्लाम में जो कुरीतियां हैं उनको भी उतना ही जोर से वो काटते हैं। इनफैक्ट वो एक तरह के सोशल रेडिकल सोशल रिफॉर्मर हैं, उनका धर्म से वो ऊपर उठे हुए हैं। 2021 में एनालाइज द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन्विजन इन संत कबीर। देखिए इंडिविजुअल को वो ऑटोनोमस बना देते हैं, मतलब जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है, उनका सोसाइटी पे वो डिपेंडेंट नहीं है अपने निर्वाण या अपने इमेंसिपेशन मुक्ति के लिए। वो भक्ति के रास्ते से वो सीधा गॉड से या ट्रांसडेंटल जो रियलिटी है जिसका वो पार्ट है उससे वो जुड़ सकता है। इस तरीके का इंडिविजुअल वो इन्विजन करते हैं जो कि सॉवरेन हो जाता है, मतलब दोनों डोमेन में, टेम्पोरल एंड मतलब सेल्फ गवर्निंग कर सकता है, और स्पिरिचुअल डोमेन में जहां पे कि वो ट्रांसडेंटल रियलिटी से बिना किसी मेडिएटर, बिना किसी मुल्ला मौलवी पंडित चर्च चर्च कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद के बगैर जो है वो एक संवाद स्टैब्लिश करके वो इमेंसिपेशन या मुक्ति पा सकता है। और जो सोसाइटी है वो भी कबीर के थॉट में एक सेल्फ गवर्निंग नॉन हिरार्किकल समतावादी इगैलिटेरियन समाज की वो परिकल्पना करते हैं। उनका जो एक आइडियल समाज है वो बेगमपुरा है, जहाँ पे कि प्यार का शासन है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति धर्म पे कोई विभेद नहीं है, उस टाइप की वो परिकल्पना करते हैं। तो समाज जो है वो इगैलिटेरियन हो, वहाँ पे ऊंच नीच ना हो, वहाँ पे अमीर गरीब ना हो, वहाँ पे कोई डोमिनेंस डोमिनेटेड ना हो, इस टाइप के समाज की वो परिकल्पना करते हैं जो सेल्फ गवर्निंग है, सेल्फ रिलायंट है। गांधी जी का थॉट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, या हो सकता है कबीर का जो है गांधी जी पे असर हो सकता है। तो इस तरह की समाज की वो जो है इन्विजन करते हैं। ये मैंने गाइड में अपने लिखा है। इन वॉट वेज डू यू थिंक कबीर इज फिलोसफिकल टीनेट्स रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म। ये तो वही चीज़ है, कैसे illustrate the syncretic tradition of Indian political thought, मैंने बताया। in what way do you think कबीर contributed towards strengthening of this tradition। सब एक ही क्वेश्चन है,
कबीर ऑन सोशल इनइक्वलिटी, जैसा मैंने कहा कि वो किसी भी बेसिस पे जो इनइक्वलिटी थी, ऑफ कोर्स जेंडर छोड़ करके, उन्होंने जेंडर पे चोट नहीं किया। अगेन उस समय में शायद ये करना संभव नहीं होगा, इसके चलते उनकी थोड़ी बुराई भी की जाती है, लेकिन और सब सामाजिक कुरीति पर उन्होंने बहुत जोरदार चोट किया है। तो वो समाज में जितनी भी इनइक्वलिटी है एक्सेप्ट जेंडर के बेसिस को छोड़ के, उसको वो खत्म करना चाहते थे। ये उनके दोहे और अदर थिंग्स से आपको लिखना है, जो मैंने अपने एग्जाम गाइड में लिखा है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि CUET PG जो है 11 से 28 मार्च के बीच में होने की पूरी संभावना है, जिसका 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगी 2024 में। तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं, 3 महीने के आसपास है। एंड आई होप कि यदि आप इसका प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आपको थोड़ा भी फील हो कि आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप मेल भेजें, टेलीग्राम नंबर एंड नेम, आगे आपको गाइड किया जाएगा एंड एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जर्नी का पार्ट बने। आप IPT1 जो अपडेटेड है वो एग्जाम गाइड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आपके तो दोनों मैंने CPP IPT1 बना दिया, तो गुड विशेस। आप अपने पेपर जब आपका हो तो उसको भेजिए। मुझे हमेशा उत्सुकता रहती है कि मैंने जो बताया उस तरह का आया कि नहीं। CPP में तो उस तरह का आया है, शायद आपने भेजा है या हो गया एग्जाम, डोंट नो। मुझे लगता है ऐसा मैंने देखा है और वो बहुत मिलता जुलता है, जो मैंने कहा था उसी टाइप की है। आई होप कि आज भी जो मैंने कहा है उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जो मेरी बातें यहाँ पे आपको आपके कानों में गूंजेगी। इसके अलावा कि आप जो है मेरे वीडियो को देखेंगे और जो गाइड पढ़ेंगे, तो आज की बात भी आपको एग्जाम में आंसर लिखने में हेल्प करेगी। इसकी आशा के साथ चलिए हम विदा लेते हैं। बाय।